फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम फ्लूइड के मोशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूइड मोशन में सबसे पहले आता है लेग्रेंजियन मेथड, दूसरा है यूलेरियन मेथड। लेग्रेंजियन मेथड में हम क्या करते हैं, एक सिंगल पार्टिकल को सिलेक्ट करते हैं और उसी के पाथ को ट्रेस करते हैं। ठीक है, उसी को हम देखते रहते हैं, उसी को ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा है लेग्रेंजियन मेथड। और जो यूलेरियन मेथड है ना, इसमें क्या करा जाता है, इसमें एक हमने सेक्शन जो है सिलेक्ट कर ली। ठीक है, उसी सेक्शन के थ्रू जितने भी पार्टिकल्स जा रहे हैं उसी सेक्शन के थ्रू हम लोग देखते हैं उन पार्टिकल्स को। ठीक है, कुछ एक सेक्शन हमने सिलेक्ट कर रखी होगी, उसके थ्रू जो पार्टिकल्स जा रहे हैं उसके पैटर्न को हमने स्टडी करना होता है। ठीक है, तो ये दो मैथड्स है, उसमें यूलेरियन मेथड जो है वो कॉमनली यूज़ करा जाता है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो जो है वो हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आ जाता है स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो में क्या डिफरेंस है? स्टेडी फ्लो जो होता है ना, स्टेडी फ्लो में हमने क्या किया, एक स्पेस फिक्स कर लिया, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। ठीक है, एक पूरा स्पेस हमने फिक्स कर लिया और हमने प्रॉपर्टीज़ जो है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को देखा। एक टाइम जो है, एक कांस्टेंट टाइम में वो कितना चेंज हो रही है, मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है, उसके चेंज जो है वो कितना हो रहा है। ऐसा देखा जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती है, जैसे वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब चीज़ें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही होती हैं। ऐसा स्टेडी फ्लो में देखा जाता है। अनस्टेडी फ्लो में क्या देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हैं, वेरी कर रही हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल टी या फिर ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम का पार्शियल डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा स्टेडी स्टेट के लिए। अनस्टेडी स्टेट के लिए प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो अनस्टेडी स्टेट में। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड, हमारे पास जो फ्लूइड मोशन है वो हो जाता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है, सपोज वेलोसिटी हो गई या जो भी प्रॉपर्टी होगी फ्लूइड की, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के रिस्पेक्ट में अब ये प्रॉपर्टी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। ठीक है, स्पेस के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, पहले ये टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट थी। अब नॉन यूनिफॉर्म जो होती है उसमें प्रॉपर्टी जो है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कांस्टेंट नहीं होती है, इसलिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं रह रही है। फिर उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ फ्लो है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो कौन सा फ्लो है? अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच पार्टिकल मूव अलोंग वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीम लाइन्स एंड ऑल द स्ट्रीम लाइन्स आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना वो मूव कर रहे हैं वेल डिफाइंड पाथ में और स्ट्रीम लाइंस के साथ ये मूव कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रीम लाइंस है इस केस में स्ट्रेट और पैरेलल है। ठीक है, स्ट्रीम लाइंस इन जनरल ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही हो और पैरेलल हो, बट इस केस में स्ट्रेट और पैरेलल हो जाएंगी स्ट्रीम लाइन, और ये स्ट्रीम लाइन जो लाइंस है उसके अलॉन्ग फ्लो होगा लेमिनार फ्लो में। ठीक है, पार्टिकल मूव इन लेमिनास और लेयर्स, लेयर्स या फिर लेमिनास में मूव करेंगे पार्टिकल्स, इस तरीके की लेयर्स होंगी। ठीक है, लेयर्स में मूव कर रहे होंगे। फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो और विस्कस फ्लो। इस वाले फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन या फिर विस्कस फ्लो बोल सकते हैं। अब इसका ठीक ऑपोजिट हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ जिगजैग वे। जिगजैग वे में पार्टिकल्स मूव करेंगे, कहीं पे भी रैंडमली ये मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो जिगजैग वे में पार्टिकल्स मूव करेंगे, यहाँ पे हाई एनर्जी लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा क्योंकि ये पार्टिकल्स रैंडम वे में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर हमें क्लासिफाई करना हो उसके लिए हमें रेनॉल्ड्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अब रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू डाया ऑफ पाइप अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये पाइप फ्लो के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है वी डी अपॉन न्यू। ठीक है, ये हमारा रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होगा तो लेमिनार फ्लो कंसिडर करेंगे, ग्रेटर देन 4000 आएगा तो टर्बुलेंट फ्लो कंसिडर करेंगे, और अगर इसके बीच में आती है वैल्यू तो ट्रांजिशन फ्लो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो वो होगा जिसमें डेंसिटी जो होगी ना वो कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब उस फ्लूइड को या फ्लो जो है उसमें क्या होगा कि फ्लो होते टाइम जो फ्लूइड है वो कंप्रेस हो रहा होगा, मतलब उसकी डेंसिटी कम हो रही होगी या फिर ज़्यादा हो सकती है, मतलब कि कंप्रेस हो रहा है फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी फ्लूइड की, मेन यहाँ पे ये है। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, चेंज होती रहती है डेंसिटी। जैसे इसकी एग्जांपल गैसेस जो है ना वो कंप्रेसिबल होती हैं। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो की अगर हम बात करें तो डेंसिटी जो है इन जनरल कांस्टेंट होती है। इसमें जो डेंसिटी है जैसे लिक्विड्स होंगे ना उसको इनकम्प्रेसिबल माना जाता है, लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही मान लेते हैं। यहाँ पे डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर फ्लूइड फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद आ जाता है इररोटेशनल और रोटेशनल फ्लो। ठीक है, ये दो फ्लोज आ जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ रोटेशनल फ्लो को देख के मुझे याद आई, यहाँ पे ये देखो, अगर हम स्टेडी फ्लो की बात करें, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में निकालना होगा कि स्टेडी फ्लो दिया गया है और आपको पता करना है कि स्टेडी फ्लो हम कैसे पता कर सकते हैं कि स्टेडी फ्लो है कि नहीं है, तो उसके लिए ये इस इक्वेशन का आपको यूज़ करना है। आपको क्या करना है, एक आपको वेलोसिटी दी होगी, ठीक है, वेलोसिटी के दोनों ही कंपोनेंट्स या तीनों कंपोनेंट्स दिए होंगे। यहाँ पे सपोज हमारा ये यू आई यानी कि यूनिट वेक्टर इन आई डायरेक्शन, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन ये हो गया, और प्लस वी जे, ठीक है, इस तरीके से दिया होगा। तो आपको क्या करना है, इस u को, मतलब ये इसका जो x वाला कंपोनेंट है, तो इसको हमें x के रेस्पेक्ट में, x डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, और v को हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, और इसका सम करके इसकी वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है 0 के, इसका मतलब ये है कि ये हमारा स्टेडी फ्लो है। ठीक है, अब इसी के जैसा एक इररोटेशनल और रोटेशनल में भी फॉर्मूला होता है जो हम अभी अभी देखेंगे, पर पहले हम रोटेशनल फ्लो देख लेते हैं। That type of flow in which the fluid particles while flowing along streamlines also rotate about their own axis। यहाँ पे जो फ्लो है वो हो रहा है, ठीक है, स्ट्रीम लाइंस के अलॉन्ग जैसे फ्लो होता है वो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो पार्टिकल्स है वो अपनी एक्सेस के अबाउट, खुद की एक्सेस के अबाउट इस तरीके से एक तरह से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम रोटेशनल फ्लो बोलेंगे। ऑलवेज एसोसिएटेड विथ शेयर स्ट्रेस, ये जो हमारा रोटेशनल फ्लो होगा इसको हम शेयर स्ट्रेस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और जो इररोटेशनल फ्लो है ना, इफ फ्लूइड पार्टिकल्स व्हाइल फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइंस डू नॉट रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस, इररोटेशनल फ्लो में ये रोटेट नहीं करते हैं अपनी एक्सिस के अबाउट, तो उसको हम इररोटेशनल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, इररोटेशनल फ्लो की इक्वेशन क्या है, हमें जो हमारे पास पहले से इक्वेशन थी ना, इसमें ही हमने यहाँ पे ये हमारी यहाँ v आएगी और ये u आएगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कि जो हम पहले देख रहे थे x का, जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट था, यहाँ पे था ना u इज इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे, तो हमने क्या करना है, v विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफ्रेंशिएट करनी है पार्शली, और u को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और ये दोनों का डिफरेंस ले लेना है जिसका डिफरेंस 0 आना चाहिए। अब मैं आपको एक और बात भी बता देती हूँ, सपोज v इज इक्वल्स टू 2xy, इस तरीके से मतलब इक्वेशन आपको दी गई होगी, इसलिए आपको इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है। तो मतलब इस तरीके की यहाँ पे ये वैल्यूज़ दी होंगी, ये v की है, सपोज u जो है वो हो जाता है एक्स स्क्वायर या कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में इसको दिया होगा, फंक्शन होगा ये एक्स और वाई का। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये इनका डिफरेंस अगर 0 के बराबर आता है मतलब हमारा इररोटेशनल फ्लो है। ठीक है, इसके बाद ये वर्टिसिटी और रोटेशनल वेक्टर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले तो रोटेशनल वेक्टर हम लोग समझ लेते हैं। रोटेशनल वेक्टर जो है ना, यहाँ पे ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, या फिर ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये W जो है ना, ये है ये इसका फॉर्मूला, इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये W से हम इसको डिनोट करेंगे रोटेशनल वेक्टर को, ये हाफ इंटू डेल ऑपरेटर इंटू V बार। सपोज V जो है
ये हमारी वेलोसिटी है और ये यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, इस तरीके से हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं सपोज, ठीक है। तो अब हम इसको किस फॉर्म में हम लिखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट है जिसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाफ इसके आगे आएगा और आई जे के इस तरीके से फर्स्ट वाले जो रो है उसमें लिख दिया। डेल ऑपरेटर जो है डी बाई डी एक्स डी वाई डी वाई डी वाई डी जेड इस तरीके से लिख दिया। और हमारे पास जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स थे वो हमने लिख दिए यहाँ पे तीनों यू वी डब्ल्यू, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना तो इसके जो कंपोनेंट्स आएंगे वो हमारे रोटेशनल वेक्टर के कंपोनेंट्स हो जाएंगे सिंपली, ठीक है। ये इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके कंपोनेंट्स में x के कंपोनेंट डब्ल्यू एक्स हम लिख दें, अगर डब्ल्यू एक्स आई डब्ल्यू वाई जे डब्ल्यू जेड के इस तरीके से अगर हम लिख दें तो डब्ल्यू एक्स हो जाएगा हाफ टाइम्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। इस तरीके से हम इसको मतलब इसी जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करने पे इस तरीके की इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो जो हमारा इरोटेशनल फ्लो होगा ना, अगर हमारा फ्लो इरोटेशनल है तो जो हमारा रोटेशनल वेक्टर है वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये तीनों इसकी इंडिविजुअल टर्म्स है ना, ये तीनों की तीनों ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है, अगर हमारा फ्लो इरोटेशनल होगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली सारी की सारी ज़ीरो के बराबर आनी चाहिए टर्म्स, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है वर्टिसिटी, जिसके बारे में हमने पहले इसका नाम पढ़ा था। वर्टिसिटी क्या है, इस तरीके से इस सिंबल से हम इसको डिनोट करें। वर्टिसिटी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रोटेशनल वेक्टर, और 2 टाइम्स अगर हम जो इक्वेशन हमने लिखी थी वेक्टर रोटेशनल वेक्टर की उसके साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ डेल ऑपरेटर क्रॉस हमारे पास जो वी वेक्टर था ना वेलोसिटी वेक्टर, उसके साथ सिर्फ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लेने का यही तरीका होता है जो हमने ये देखा था, ठीक है। ये इसी तरीके से हमने ले लेना, बस इसके आगे हाफ नहीं आएगा, ठीक है। सिंपली ये हो जाएगा हमारा वर्टिसिटी के अलग अलग कंपोनेंट्स आ जाएंगे। वो फ्लो हमारी इरोटेशनल होगी जहाँ पे W जो है इरोटेशनल जो रोटेशनल वेक्टर है वो ज़ीरो हो जाएगा, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली, ठीक है। और ये हमारी जो वर्टिसिटी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी उस केस में, बाय द वे। अब हम एक और बात कर लेते हैं रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो के बारे में, थोड़ी सी एक बात हम लोग कर लेते हैं। रोटेशनल फ्लो जो है ना, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो जो है वो रोटेशनल होता है। फ्लो इनसाइड द बाउंड्री लेयर एक इसकी एग्जांपल हो जाती है। इरोटेशनल फ्लो फ्री वर्टेक्स फ्लो जो है वो इरोटेशनल होता है। फ्लो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर जो होती है ना वो इरोटेशनल होती है। और अब लास्ट टाइप ऑफ फ्लो जो है वो 1D 2D और 3D फ्लो हो गई, ठीक है। पहले हम 3D फ्लो समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। इसको याद करने का सबसे सही ये तरीका है, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन और टाइम t, ठीक है। और ये 3D के केस में है, ठीक है। और जो 2D है ना उसके केस में वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड टाइम, ठीक है। और जो हमारी 1D फ्लो है उसमें वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ 1 डायरेक्शन एंड टाइम, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फ्लोज कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। उससे पहले हम लोग रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज की बात कर लेते हैं। लिक्विड के केस में हम डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड लिख देते हैं ना। गैसेस के केस में हम लोग न्यूटन पर सेकेंड या फिर केजी फोर्स पर सेकेंड लिख सकती हैं। गैसेस के केस में हम डिस्चार्ज को या फिर रेट ऑफ फ्लो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है ना, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द पाइप इज इक्वल्स टू मास एट एग्जिट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मास जो एंटर कर रहा है वही एग्जिट करेगा, ठीक है। अगर हम मास को देखें तो हमें ऑलरेडी पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। हमारा डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसका मतलब मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। तो वॉल्यूम की जगह हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज इनटू टाइम, ठीक है।
तो हम यहाँ पे m इज इक्वल्स टू रो इंटू डिस्चार्ज इंटू टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। और डिस्चार्ज हमें पता है एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये हो जाता है एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, ये हमारा हो गया। और टाइम हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। हमने टाइम कांस्टेंट कंसिडर कर लिया, इसीलिए यहाँ पे टाइम जो है वो हट गया इस इक्वेशन से, और सिर्फ डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाता है। मतलब जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, ये दोनों जो है ना ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसीलिए हम जो आ रहा है ये इन हो रहा है और ये मास आउट हो रहा है, मतलब जितना आएगा उतना ही एग्जिट से निकलेगा मास, ठीक है। तो मतलब डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब जितना आ रहा है, जितना एक फर्स्ट सेक्शन अगर हम इन वाली को मान रहे हैं डेल्टा वन A1 V1 इज इक्वल्स टू डेल्टा टू A2 V2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये बात हम लोगों की हो गई कि डेल्टा AV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको अगर पार्शियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, डी डेल्टा अपॉन डेल्टा इज प्लस DV अपॉन V प्लस DA अपॉन A इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को अगर हम 3D फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके लिए यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगी डी डेल्टा अपॉन डी टी प्लस डी अपॉन डी एक्स, मतलब पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेल्टा यू की, ठीक है। और डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू इन सब की पार्शियल डिफ्रेंसिएशन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी 3D वाली इक्वेशन है। 3D वाली इक्वेशन तब हम यहाँ पे डेल्टा क्यों लिख रहे हैं, डेल्टा यानी कि हमारे डेंसिटी जो है वो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ऐसा हमने नहीं माना कि डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी वेरी कर रही है, इसलिए हम डेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर डेंसिटी और मल्टीप्लाइड बाय जो हमारी वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, ये जो है ये सबको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन 3D हो जाती है। अब ये जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, इट इज़ एप्लीकेबल टू स्टेडी अनस्टेडी फ्लो। स्टडी और अनस्टेडी जो फ्लो है दोनों में एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में एप्लीकेबल है, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो में भी ये वैलिड है। अब जो 2D इक्वेशन है ना, यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर करना है। पहले तो हम कंसिडर करते हैं कि अब जो डेल्टा है ना हमारा डेंसिटी कांस्टेंट है, हमने ऐसा कंसिडर करा। जैसे ही हम डेंसिटी को कांस्टेंट करते हैं पहली वाली टर्म तो वैसे ही 0 होगी, दूसरी वाली और तीसरी और चौथी जितनी भी टर्म्स हैं इन सब में से हम डेल्टा कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और इसीलिए ये जो इक्वेशंस है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे 2D लिखा है इसलिए z वाला कॉम्पोनेंट नहीं लिखा, नहीं तो z वाला कॉम्पोनेंट भी हम लिख सकते हैं du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी 2D में इक्वेशन होगी। अब ये स्टेडी एंड अनस्टेडी के फ्लो में भी लगेगी और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में भी लगेगी, लेकिन कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल दोनों में नहीं लगेगी, ठीक है। तो क्योंकि हमने डेंसिटी कांस्टेंट कंसिडर कर ली हुई है। अगर हम स्टैग्नेशन पॉइंट की बात करें तो स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना वो 0 होती है। वेलोसिटी फ्लूइड की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लोकल वेलोसिटी सारी की सारी 0 हो जाएगी। अब ये कैसे हो सकता है कि हमारा जो फ्लूइड है ना वो फ्लो कर रहा है, सडनली अगर वो रुक जाए, सडनली फ्लो जो है वो रुकेगा तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैक्सिमम स्टैटिक प्रेशर में, ठीक है। मतलब हमारा जो इस केस में क्या होगा, प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अगर स्टैग्नेशन पॉइंट पूछा जाए और क्वेश्चन आपको दिया हो तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारे जो जितने भी आपको वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट्स दिए होंगे उनको सिंपली 0 पुट करना और क्वेश्चन को मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स वाई के फॉर्म में ये कॉम्पोनेंट्स दिए होंगे, ठीक है। तो एक्स वाई की आपको वैल्यू निकाल लेनी है इक्वेशन को सॉल्व करके सिंपली, ठीक है। तो ये स्टैग्नेशन पॉइंट की बात होगी। और 2D इक्वेशन हमने ऑलरेडी देख ली थी, ये 3D इक्वेशन है सेम फॉर्म में। और यहाँ पे ये किस किस को एप्लीकेबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स को एप्लीकेबल है, स्टेडी फ्लूइड को एप्लीकेबल है, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की अगर हम अब बात करें, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी का कंपोनेंट जो होगा ना उसका हमें क्या करना है, कर्ल निकालना है। मतलब कर्ल क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर आप डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना,
उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो उसको कहा जाता है ये हमारा कर्ल है, ठीक है। तो ये 1/2 ऑफ डेल्टा डेल ऑपरेटर क्या है, d/dx ऑफ i प्लस d/dy j प्लस d/dz k, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के इस फॉर्म में होगी ना। इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, मतलब इसको हमने मॉड में डाल के, जैसे पहले हम W की वैल्यू निकाल रहे थे, हमारा जो रोटेशनल वेक्टर था उसकी वैल्यू निकाल रहे थे, सेम वे में हम यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो ये हो जाती है, जो वेलोसिटी है ना उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे उसका सिर्फ हमें स्क्वायर करके सारे कंपोनेंट्स को सम करके उसका रूट ले लेना, ठीक है, वो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम चेन रूल से डिफरेंशिएशन चेन रूल का यूज़ करके एक्सेलरेशन अब हम फाइंड करें वेलोसिटी की हेल्प से, तो एक्सेलरेशन जो होगी टोटल एक्सेलरेशन ax ay और az जो है तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे निकाले जाएंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट को हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, चेन रूल लगा के हम क्या करेंगे, पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे u v w यहाँ पे तीनों लगे हुए हैं और u को हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x y z, ठीक है, और इसके साथ u मल्टीप्लाई कर दिया, v और w मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, पार्शली डिफरेंशिएट कर दिया। और सेम वे में y में भी हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम u v और w के साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v को, हर किसी के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v कर देंगे और इसको v को हम टाइम के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जो हम पहले ये तीन कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं ना, ये हमारी कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, और जो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये हमारी लोकल या फिर टेम्पोरल एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट आ जाती है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस कौन सी हो जाती हैं, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन, ये होती है हमारी सारी फ्लो लाइंस। तो स्ट्रीम लाइन कौन सी है, स्ट्रीम लाइंस जो है ना ये मतलब इसका ना जो फ्लो होगा उसका पाथ जो होगा वो दिखाती हैं, ठीक है, मतलब इस लाइंस के अलोंग फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रीम लाइंस है ना एक दूसरे को टच या फिर क्रॉस ये नहीं करती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को टच या क्रॉस नहीं करेंगे स्ट्रीम लाइंस। लाइन टेंजेंशियल टू इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस स्ट्रीम लाइंस के जो टेंजेंशियल लाइंस होगी ना वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन देंगी हमें, ठीक है। स्ट्रीम लाइन की स्पेसिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी ज़्यादा तो स्पेसिंग कम हो जाएगी और वेलोसिटी कम तो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। स्ट्रीम लाइन जो है ना, स्ट्रीम लाइन यहाँ पे हो जाएगी dx अपॉन u इज इक्वल्स टू dy बाई v dw अपॉन w। ये अब आपको पता चल गया होगा u v और w यहाँ पे वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट्स है x y z डायरेक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन क्या है, लाइन ट्रेस्ड बाय मेनी फ्लूइड पार्टिकल्स, सीरीज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। अगर एक फिक्स पॉइंट है या एक फिक्स पोजीशन है उसके थ्रू जो सीरीज ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसी के थ्रू जो लाइन ट्रेस होगी ना उसको हम स्ट्रीक लाइन बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल्स के ट्रेस करते हैं, ये वाली लाइन के थ्रू मतलब होके जाती हैं। द लाइन ऑफ इक्वल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इसी को हम लाइन ऑफ इक्वल वेलोसिटी ऑफ फ्लो बोलते हैं। इसके बाद है पाथ लाइन, द एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक जो फ्लूइड पार्टिकल है वो क्या पाथ के थ्रू जा रहा है वाटर में, किस जिगजैग वे में जा रहा है, जैसे मर्जी जा रहा हो, किसी भी तरीके से वो जा सकता है। तो जो एक्चुअल पाथ वो ट्रेस कर रहा होगा ना उसको हम पाथ लाइन बोलेंगे। और ये हम शुरुआत में जो बात करी थी लैग्रेंजियन मेथड से इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो लाइंस है पाथ लाइंस, दो अगर पाथ लाइंस होंगी ना वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। स्टेडी फ्लो और स्ट्रीम लाइन, स्टेडी फ्लो के केस में स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन तीनों के तीनों कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम फाई से डिनोट करेंगे और इसका जो नेगेटिव डेरिवेटिव होगा ना, इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। मतलब कि फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स
और इसका नेगेटिव अगर हम माइनस डी फाइव बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हमें एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमें देगा। ठीक है, अगर हम माइनस डी फाइव बाई डी वाई करेंगे तो ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, और माइनस डी फाइव बाई डी जेड करेंगे ये यहाँ पे जेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी फाइव बाई माइनस डी फाइव बाई डी जेड करेंगे तो हमें जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी डब्ल्यू होती है वो हमें मिलेगी यहाँ से। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यहाँ पे इफ़ द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है द फ्लो शुड बी इररोटेशनल। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फ्लो है वो इररोटेशनल होगी, वेदर कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल हो सकती है, लेकिन अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब जो हमारा फ्लो है वो इररोटेशनल है। इतना हमारा क्लियर होगा। ठीक है, इफ़ द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइज द लैपलेस इक्वेशन, अगर ये लैपलेस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर लेती है, लैपलेस इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी फाइव बाई डी एक्स डबल टाइम डिफरेंशिएशन प्लस डी फाइव बाई डी वाई डबल टाइम डिफरेंशिएट कर दिया इसको वाई के रिस्पेक्ट में इक्वल टू ज़ीरो। इस वाली इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट द पॉसिबल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल फ्लो। मतलब कि स्टेडी इनकम्प्रेसिबल और इररोटेशनल फ्लो के होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रीम फंक्शन है, इसको साई से डिनोट करेंगे। ये हमारा स्ट्रीम फंक्शन है। स्ट्रीम फंक्शन क्या है, स्ट्रीम फंक्शन जो है उसको अगर हम साई को उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो हम जान लेते हैं। इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन। मतलब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत अच्छी किसी ने समझाई थी, मुझे याद नहीं है ये कहाँ से मैंने देखी है, बट ये जो है ना यहाँ पे अगर हम देखें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन, उसके राइट एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज हमें जाना है। मतलब हमें y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो मिल जाएगी, ये होगी ना डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी। और अगर हम y के डायरेक्शन की बात करें, इसका अगर राइट मतलब कि इसके जो राइट एंगल पे डायरेक्शन है वो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस एक्स। इसलिए जब हम इसको पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में तो माइनस क्यू यहाँ पे हमें जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। इफ़ अ स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट इट इज़ अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो विच मे बी रोटेशनल और इरोटेशनल। अगर स्ट्रीम फंक्शन हो रहा है तो इरोटेशनल और रोटेशनल दोनों ही फ्लो हो सकते हैं। इफ़ द स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाइज लैपलेस इक्वेशन, अगर ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है, इट इज़ अ पॉसिबल केस ऑफ एन इरोटेशनल फ्लो। इसका मतलब ये है, अगर लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब इरोटेशनल फ्लो है। ठीक है, पहले क्या था कि अगर जो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा फ्लो जो है वो इरोटेशनल है, और अगर ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब स्टेडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो के पॉसिबिलिटी है, तीनों की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि रोटेशनल और इरोटेशनल दोनों के हो सकता है अगर ये एग्जिस्ट करता है, और अगर ये सेटिस्फाई करता है लैपलेस इक्वेशन को तो इरोटेशनल फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साई का जो डिफरेंस है ना, एक सेक्शन सपोज हमारे पास कोई एक सेक्शन है और एक दूसरी सेक्शन है, ये सेक्शन 1 होगी, ये सेक्शन 2 होगी, इनके बीच में साई का डिफरेंस जो होगा ना वो हमें डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ दे देगा। ठीक है, तो अगर आपको डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ पूछा हुआ है तो और आपको 2 पॉइंट्स भी दिए जाएंगे एक्स वाई या फिर एक्स वाई जेड 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, और साई की भी आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको सिर्फ उसमें पुट करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ और साई की वैल्यू निकाल लेनी है और उसका डिफरेंस ले लेना है। जो डिफरेंस होगा वो हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल लाइन कौन सी है, अ लाइन अलोंग विच द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज कांस्टेंट। जिस एक ऐसी लाइन जिसमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो हमारा फाई था ना वो कांस्टेंट होगा उसको हम इक्विपोटेंशियल लाइन बोलेंगे। मतलब डी फाई इज इक्वल्स टू 0 होगा जिस लाइन में, उसको हम इक्विपोटेंशियल लाइन बोलेंगे। ठीक है, द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन व्हेन इक्वेटेड टू सीरीज ऑफ कांस्टेंट यील्ड द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। अगर हम वेलोसिटी
पोटेंशियल फंक्शन को कुछ एक कॉन्स्टेंट्स के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें इक्विपोटेंशियल लाइन की हमें इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है। और इसकी जो स्लोप होगी इक्विपोटेंशियल लाइन की वो हो जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस यू अपॉन वी, ठीक है। और जो हमारा कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन की अगर हम बात करें, लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन अगर होगा तो इसकी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, इसकी स्लोप की इक्वेशन होगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी बाई यू। अगर अब हम इन दोनों के जो स्लोप्स है उसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस यू अपॉन वी इंटू वी बाई यू, अगर हम यहाँ पे देखें तो -1 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों स्ट्रीम फंक्शन, कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन की लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन ये दोनों ऑर्थोगोनल होती है, ठीक है, ऑर्थोगोनल होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कॉची रेमन्स इक्वेशन। अब ये जो कॉची रेमन्स इक्वेशन है ना, दिस इज़ फॉर कंप्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। यहाँ पे बस क्या करा गया है, u की वैल्यू और v की वैल्यू निकाली गई है दोनों ही टर्म्स में और इनको इक्वेट करा गया। अगर u हम पहले वाले फॉर्मूला से देखते, फाई के फॉर्म में देखते तो u हो जाता हमारा u इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी एक्स था ना। अब और सेम वे में u इज इक्वल्स टू माइनस डी साई बाई डी वाई था स्ट्रीम फंक्शन के लिए। सेम वे में v इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी वाई था और साई के लिए डी साई बाई डी एक्स था सिंपली, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी कॉची रेमन्स इक्वेशन हो जाती है। अब अगर हम स्ट्रीम लाइंस में जो एक्सेलरेशन होती है उसकी बात करें तो टेंजेंशियल या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन हो सकती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इफ स्पेस बिटवीन स्ट्रीम लाइन चेंजेस। तो हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। जैसे यहाँ पे हम स्ट्रीम लाइंस देख रहे हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं आ रही है, यहाँ पे मतलब वेरी नहीं कर रही है, स्पेस कांस्टेंट है इसके बीच में, ठीक है। ये स्पेस जो है इनके बीच की वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम अगली वाली स्ट्रीम लाइंस को देखें, इनके बीच का जो स्पेस है ना वो वेरी कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे टेंजेंशियल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन विल एग्जिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें ना, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड की डायरेक्शन चेंज होती है मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ। एक तो फ्लूइड जो है वो कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो नॉर्मल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस में देख चुके हैं, ये फ्लूइड जो है ये इनके बीच का स्पेस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये स्पेस चेंज हो रहा है लेकिन ये स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस है तो ये कर्व्ड पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें ये कर्व्ड पाथ क्लियरली दिख रहा है, इसका मतलब नॉर्मल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे हमारी जो लाइंस हैं ये इनके बीच का स्पेस भी वेरी कर रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कर्व्ड आपको डायग्राम भी दिख रही होगी, इसलिए यहाँ पे दोनों ही नॉर्मल और टेंजेंशियल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। अब जो हमारी एक्सेलरेशन है वो कन्वेक्टिव टेंजेंशियल लोकल टेंजेंशियल हो सकती है, इन दोनों का सम हो सकता है, या फिर कन्वेक्टिव नॉर्मल और लोकल नॉर्मल का सम हो सकता है। अब जो वर्टेक्स फ्लो है ना दो टाइप का हो सकता है, फ्री फ्लो हो सकता है, फ्री वर्टेक्स फ्लो, या फिर फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो हो सकता है। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो है ना, इसमें हमें एक्सटर्नली टॉर्क लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नली टॉर्क लगाएंगे तो ही हमारा मोशन यहाँ पे होगा। टॉर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम ड्यू टू फ्लो अलोंग अ कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ के अलोंग फ्लो हो रहा है उसके लिए एक्सटर्नली टॉर्क को लगाया जाएगा, ठीक है, और जिससे चेंज होगी एंगुलर मोमेंटम और हमारा फ्लो होगा, ठीक है। तो फ्री सरफेस यहाँ पे जो होगा ना वो पैराबोलिक होगा फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो के लिए, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो जाती है, सबसे पहले तो एक और चीज़, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो जो है वो रोटेशनल होता है, ठीक है, और v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो रेडियस के साथ मतलब इसका ये रिलेशन होता है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स क्या क्या हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड एन इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उसके इम्पेलर के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ना वो फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर ऑफ अ टरबाइन, एक टरबाइन के रनर में जो फ्लो होता है वो भी हमारा फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो होता है। फिर आ जाता है फ्री वर्टेक्स फ्लो, जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क लगाने की ज़रूरत नहीं होगी तो उस टाइम पे जो फ्लो होगा वो फ्री वर्टेक्स फ्लो होगा, और ये फ्लो जो है इररोटेशनल होगा, रोटेशनल नहीं होगा,
ठीक है। फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ होल प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर, एग्जाम्पल वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के अंदर सेंटर में जो है बॉटम में एक होल प्रोवाइड करा जाता है, और जब भी वो वाटर से पूरा फिल हो जाएगा तो जो उस होल के थ्रू वाटर जाता है वो एक सर्कुलर मोशन में मतलब घूम घूम के जाता है, तो उस फ्लो को हम फ्री वर्टेक्स फ्लो बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लो ऑफ लिक्विड अराउंड अ सर्कुलर बेंड। सर्कुलर बेंड जो है उसके एक पाइप में होगा अगर, तो उसके अलोंग जो लिक्विड मूव करेगा उसको हम बोलेंगे फ्री वर्टेक्स फ्लो। एक वर्लपूल अगर रिवर में है बन जाता है तो उसमें जो फ्लो होता है उसको हम फ्री वर्टेक्स फ्लो बोलते हैं। वर्लपूल भी यही होता है कि एक सर्कुलर मोशन में, कई बार आप देखोगे पानी कुछ एक जगहों पे सर्कुलर मोशन में मूव करने लग जाएगा, गोल गोल घूमेगा, उसी को हम वर्लपूल बोलते हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ सर्कुलर पंप केसिंग। सर्कुलर पंप केसिंग अगर है तो उसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो फ्री वर्टेक्स फ्लो से मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाती है। टॉर्नेडो जो है ना उसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ फ्री और फोर्स वर्टेक्स मोशन होता है। उसके कोन में फोर्स्ड फ्लो वर्टेक्स मोशन होता है, और जो फ्री वर्टेक्स फ्लो जो है उसके आउटर सरफेस पे होता है।